अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। कानूनी टीवी की तरफ से मुनसिफ अवान एडवोकेट का आपको सलाम। और आज हमारे बड़े सीजनड सियासतदान हमारे पास मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। कानूनी टीवी पे आप उनको पहले भी देखते रहते हैं और आपकी जान पहचान भी है। मैं पहले आपको दिखाता हूँ, फिर तारुफ करवाता हूँ और बड़ी मज़े मज़े की गपशप लगाते हैं और सही आपको आज तजिया मिलेगा। सही वहीं साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, पहले तो ये बताएं कि आप कानूनी टीवी पे काफ़ी अरसे के नहीं आए, आप किधर थे? वो मलिक साहब आप ही ज़्यादा बिजी हो गए हैं। अच्छा, ठीक। प्रोफेशनली भी और जी। दूसरे तरीक़ों से, तो इसलिए मैं भी अच्छा अच्छा। तो एहसान वाई साहब हैं जी हमारे, और ये ANP के साबका पाकिस्तान के सदर भी हैं। और हमारे, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमारे ये फादर ऑफ द बार भी हैं, इस वक्त सीनियर मोस्ट हैं माशाल्लाह। हर तरह का इनके पास तजर्बा है, लेकिन हम इनको अक्सर सियासी मामलात के लिए यहाँ बुलाते हैं। तो वाई साहब, एक तो ये मुज़ाकरात जो आजकल हो रहे हैं, आप भी बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं और ऐसी चीज़ों में आप इन मुज़ाकरात होने चाहिए हुकूमत के और अपोजिशन के, या नहीं होने चाहिए, या ये फ्रूटफुल होंगे या नहीं होंगे? फरमाएं सर। मलिक साहब, ये जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, सारी दुनिया में जहाँ जहाँ जमहूरियत है या जहाँ जहाँ लोग वहाँ के अवाम जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, इंसानी हकूक़ के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं जी, वहाँ पर उन ममालिक में मुज़ाकरात यकीनी तौर पर हुए और उन मुज़ाकरात के नतीजे में वहाँ पर मसाइल भी हल हुए, वहाँ उनकी इकॉनमी भी ठीक हुई और वहाँ जमहूरियत भी आई और वहाँ पर ह्यूमन राइट्स के लिए भी वहाँ पर लोगों की जिद्दोजहद कामयाब हुई जी। एक्चुअली ये जो मुज़ाकरात उन ममालिक में फेल होते हैं जहाँ पर इंडिविजुअलिज्म हो। जी, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो उसका सदर ही ऑल इन ऑल है, डिक्टेटर दूसरे लफ्ज़ों में। हाँ पॉलिटिकल पार्टी जी के लिए मैं डिक्टेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हकीकत में वो उसका प्रेसिडेंट वो डिक्टेटर ही होता है। या इस मुल्क में हमारा अंडर डेवलप्ड कंट्री है और माशी तौर पे हम बहुत बैकवर्ड हैं और तालीम के लिहाज से बहुत बैकवर्ड हैं और इस वक्त हालत ये हो गई है कि दुनिया के जो डेवलप्ड ममालिक हैं वो ये कहते हैं कि जी ये दहशतगर्द हो गए। हाँ, सही है। इसलिए इन्हें तो मुज़ाकरात आपस में सियासी पार्टियों को करने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कि यहाँ सियासी पार्टियों के सदर सदूर सारे डिक्टेटर बन गए हैं और डिक्टेटर भी इस तरह के कि बातों का शर्म आती है कि यहाँ जिस वक्त सियासी पार्टी किसी एक पॉलिटिकल वर्कर को नामजद करती है, नामजद देखें, सियासी पार्टी और पॉलिटिकल वर्कर को नामजद कर रही है उस ओहदे पर है जी, और उस ओहदे के लिए, और फिर ये कहते हैं कि जी वो हमने नामजद कर दिया और उसकी फिर ये कहते हैं कि ये उसका हमने दे दिया अखबारात में कि अब फलां पॉलिटिकल वर्कर इस ओहदे के लिए ठीक है, नामजद है। हाँ जी, इलेक्शन नहीं है, नामजदगी है। शाम बिल्कुल की बात है जी कि पॉलिटिक्स जमहूरियत में नामजदगी और फिर ये जो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, ये एक बराबर है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन नहीं होगा तो उस मुल्क में जमहूरियत नहीं आ सकती। सही। और मैं हैरान हूँ, मैं भी एक पार्टी का सदर भी रहा हूँ, साल हर साल हमने जद्दोजहद की। जद्दोजहद और जमहूरियत के लिए हम समझते थे कि यहाँ इस पार्टी के किसी ओहदे के लिए नामजद होना ये तौहीन है एक पॉलिटिकल वर्कर की। जब तक इलेक्शन, मैं सेक्रेटरी जनरल भी रहा
اور دیگر عہدوں پر رہا، اس ملک کا، اس پارٹی کا مرکز کا صدر بھی رہا، میں یا میرے دوسرے عہدیدار جو دیگر صدر بھی رہے اور دوسرے عہدوں پر، ہم کبھی نامزد نہیں ہوئے. ہمیشہ ٹھیک ہے. الیکشن کے ذریعے صدر بھی بنے، الیکشن کے لیے. اب سیکرٹری جنرل دیگر عہدیدار جو آج کل پریزیڈنٹ جو پارٹی کا ہے ANP کا بیمار ہے، اس کے بیٹا جو ہے نوجوان ہے، وہ الیکشن کے ذریعے صدر بنا ہے اور جدوجہد کر رہا ہے. ٹھیک. چلو جی، یہ مذاکرات کی بات ہو گئی. اب سر یہ بتائیں کہ عدلیے میں جو اکاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، کوئی لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں کہ ججوں کے آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کو آپ بطور سینئر ایڈوکیٹ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ جس ملک میں جمہوریت ہو وہاں ادارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ادارے اس ملک کے آئین کے تحت 3 ادارے ہیں. ایک عدلیہ ہے، ایک ایگزیکٹو ہے، ایک جس کو ہم مقننہ کہتے ہیں میں جی لیجسلیشن، وہ ہے. اب یہ تینوں کے تینوں اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں کہ اب ساری دنیا میں آئین جو بنتا ہے، پاکستان میں بھی جو آئین بنا وہ مقننہ نے بنایا. اگر مقننہ نہیں ہوگی آئین کیسے بنے گا؟ صحیح ہے. آئین اس وقت بنے گا جب مقننہ آل پاورفل ہو. ساری دنیا میں تمام دنیا کے آئین، بھارت آپ کے ساتھ ہے اور دوسرے جمہوری ممالک میں تمام کے تمام پاورفل جو ہیں، جو پاورفل ہے وہ مقننہ ہے. اگر یہاں پر جھگڑا انہوں نے عدلیہ نے یہ ڈالا کہ ہم مقننہ کا بل پاس کردہ، ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم اس کو سیٹ اسائڈ کر دیں، یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی آئینی جو آئین بنایا ہوا ہے، اگر وہ بیسک آئینی چیزیں جو ہیں، اگر اس میں سے کوئی مقننہ اس کے خلاف کوئی بل قانون پاس کرتی ہے تو پھر اس جوڈیشری کو، سپریم کورٹ کے ججز کو اختیار ہے کہ وہ جو مقننہ نے غیر آئینی بات سن لیں، اس کے علاوہ انہیں اختیار نہیں ہے کہ مقننہ کا پاس کردہ بل یا قانون اس کو سیٹ اسائڈ کر دیں. سوائے آئینی جو غیر آئینی یہ کوئی بل پاس کریں، قانون پاس کریں، پھر انہیں اختیار مل جاتا ہے کہ اس کو سننے کے بعد اگر واقعی انہوں نے بل یہ غیر آئینی پاس کیا ہے تو پھر اسے سیٹ اسائڈ کریں. چلیں، یہ دوسرے لفظوں میں یہ پوچھ لیتا ہوں کہ عدلیہ اور مقننہ کی اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، اس میں سپریمیسی کس کی ہے؟ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ سپریمیسی عدلیہ نے یہاں پر 76 سال ہوگا ملک کو بنے کے. 76 سال سے انہوں نے اپنی سپریمیسی قائم رکھی عدلیہ نے. ہاں. جبکہ ساری دنیا میں جہاں جہاں جمہوریت ہے، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہاں پر سپریمیسی مقننہ کی، جس نے قومی اسمبلی اور سینٹ کا میں آپ حوالہ دے رہے ہیں جی، عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے. قومی اسمبلی سینٹ کی سپریمیسی ہے اور عدلیہ ان کے محتاط ہے. ان کے ماتحت، اگر میں نہیں کہتا یہ لفظ نہیں استعمال کرتا، اچھا، میں یہ کہتا ہوں اس کے پاس اپنے اختیارات ہیں. یہاں پر عدلیہ سمجھتی ہے کہ مقننہ جو ہے یہ اس کے عدلیہ کے ماتحت ہے، وہ غلط کہہ رہے ہیں کہ جھگڑا جو انہوں نے ڈالا وہ غلط تھا، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں یہاں جوڈیشری تباہ ہوئی، یہاں لوگوں کے حقوق تباہ ہوئے، یہاں غلط فیصلے جسٹس منیر سے لے کے اور آج تک جی یہ جو کچھ فیصلے ہوئے ان میں سے 80% غلط ہوئے. غلط اس لیے ہوئے کہ جوڈیشری کے جو ججز تھے وہ حکمرانوں کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت کی، اور اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے، اب یہ جھگڑا چل رہا ہے، انہوں نے سابقہ حکومت میں بھی اپنے داماد، اپنے بیٹے، اپنی
मैं सास का नाम तो नहीं लेता, इन्होंने वो हुक्मरान पार्टी के ओहदेदार बनाए और उन्हें वज़ीर बनाया। जब आप एक जुडिशरी के जज, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट, ये अगर आप हुक्मरान पार्टी के अपने रिश्तेदार और वहाँ वज़ीर बनाएंगे, उनके साथ शामिल करेंगे, तो वो वहाँ जुडिशरी क्या रहेगी। इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ ज़्यादा तबाही अगर हुई आइन की, लोगों के हकूक़ की, जमहूरियत की, यहाँ अदलिया ने हुकूमती पार्टी के साथ शामिल होकर और उनके हक़ में, हुक्मरान पार्टी के हक़ में फ़ैसले दे देकर वो इस मुल्क में ना जमहूरियत आने दी, ना लोगों को हकूक़ मिले, ना ह्यूमन राइट्स का मामला इस मुल्क में आया, ना लोगों को एजुकेशन मिली, ना यहाँ इकॉनमी ठीक हुई, क्योंकि बेपनाह तनख्वाहें, एक तरफ माएँ भूख के मारे खुदकुशियाँ कर रही हैं बच्चों के साथ, एक तरफ 28 लाख तनख्वाहें ले रहे हैं चीफ जस्टिस भी और अगले जजेस भी वहाँ पर तनख्वाहें ले रहे हैं और उतनी पेंशन ले रहे हैं। इनको मकान मिले हुए हैं, इनको टेलीफोन मिले हुए हैं, इनको तमाम फैसिलिटीज मिली हुई हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत को, जो कि बार बार कहते हैं कि जी हमने इस मुल्क को बचा लिया, अपनी सियासत तबाह कर ली, मैं कहता हूँ कि भाई अगर तुमने सियासत तबाह कर ली तो फिर कुछ और भी थोड़ा सा कर लो तबाही। वो ये कि इनकी तनख्वाहें इतनी करो जितनी गरीबों की तनख्वाहें उससे दुगनी कर दो, 3 गुना कर दो। अगर गरीब 30,000 40,000 लेता है तो इसके 5 लाख कर दो ताकि ये आराम से रोटी खा लें। लेकिन ये ना करें कि 28 लाख इनको तनख्वाह दें और बाकी कौम भूखी मरे। चल ठीक है सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो आपने देखा है कि एहसान वाई साहब ने जो है ना वो बड़ी अच्छी बातें की हैं और गरीबों की बातें की हैं। और मैं पहले ये आपको कह चुका हूँ कि जनाब इनकी तनख्वाहें जो है ना 22 ग्रेड से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये मैंने पहले अपनी एक वीडियो में बताया है। तो वाई साहब ने भी ऐसी बातें की। उम्मीद है आपको ये वाला इंटरव्यू हमारा पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। करीब आके सर जी, ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। तो आप हमारे उस्ताद हैं, सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, तो ये आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। हाँ, आप कबूल करें सर, कबूल करें। आप छोटे भाई हैं जी, और मैं तो के गिफ्ट लेता नहीं, जी छोटे भाई। जी 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 जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, खुदा हाफिज़। तो जी फाइनली अब ये काफ़ी पी रहा हूँ। ये बहुत मज़े की काफ़ी है ये, ठीक है। और ये एटमॉस्फियर है, सारा माहौल है। तो आपने बताना है कि ये टूर आपका कैसा लगा।